सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सनराइज एजुकेशन हब को और इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें हमारे नए वीडियोस की अपडेट सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सनराइज एजुकेशन हब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर है वो करेंगे। यह वीडियो मैंने खास तौर पर कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी के लिए बनाया है, क्योंकि उसमें सेकंड पेपर में 75 क्वेश्चन है वो हिंदी के पूछे जाने हैं। अतः अगर आप कनिष्ठ सहायक की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी लाभदायक सिद्ध होने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने उसी के सिलेबस के हिसाब से है वो प्रश्न समायोजित किए हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जो भी हम नया वीडियो डालते हैं उसकी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नमस्कार का सही संधि विच्छेद कौन सा है? आपके ऑप्शन आपके सामने हैं। नमस प्लस कार, नमः प्लस कार, न प्लस कार या नम प्लस स्कार। तो राइट आंसर क्या होगा? नमः प्लस कार। तो दोस्तों ये इसमें कौन सी है? विसर्ग संधि है। नियम है कि यदि विसर्ग से पहले ए या आ हो, उसके बाद प्लस हो और प्लस के बाद कै या पै हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? आधा स हो जाता है। तो यहाँ पे नमः प्लस कार है, यानी विसर्ग से पहले ए है और विसर्ग के बाद ये प्लस के बाद क्या है? क है। तो क्या हो जाएगा? विसर्ग का आधा स, नमस्कार। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, नमस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिच्छेद में कौन सी संधि है? आपके ऑप्शन है गुण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या दीर्घ संधि। तो राइट आंसर क्या होगा? व्यंजन संधि। दोस्तों नियम है कि यदि प्लस से पहले कोई स्वर हो, उसके बाद क्या हो? छ हो तो क्या हो? बीच में क्या आ जाता है? उसके आधा च आ जाता है। तो इसका परिच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा? परि प्लस छेद। तो प्लस से पहले क्या है? ई है और उसके बाद क्या है? छ है। तो बीच में क्या आ जाएगा? आधा च। तो कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। नेक्स्ट है, अन्वय में कौन सी संधि है? ऑप्शन दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि या फिर व्यंजन संधि। तो अन्वय में कौन सी संधि होगी? यण स्वर संधि। अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा? अनु प्लस अय। यण स्वर संधि का नियम क्या होता है? यदि ई, उ या री के बाद कोई असमान स्वर आए तो क्या हो जाता है? ई का य, उ का व और री का र हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? अनु प्लस अय है, यानी उ के बाद क्या आया है? असमान स्वर अ आया है, तो उ का क्या होगा? व। तो अन्वय। ठीक है। नेक्स्ट है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन 3, 4, 5 या 6। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 5। स्वर संधि के 5 कौन से भेद होते हैं? दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समास में दूसरा पद प्रधान होता है? ऑप्शन है कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या फिर द्वंद्व समास। तो राइट आंसर क्या होगा? तत्पुरुष समास।
तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में पहला पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। और बात आती है द्वंद्व में, तो इसमें दोनों पद ही प्रधान होते हैं। नेक्स्ट है त्रिफला में समास है। तो त्रिफला में कौन सा समास है? ऑप्शन है कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या फिर द्वंद्व समास। तो राइट आंसर क्या होगा? द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? पहला पद संख्यावाची होता है। तो त्रिफला में क्या है? पहला पद संख्यावाची। तो राइट आंसर क्या होगा? द्विगु समास। नेक्स्ट है सहपरिवार में कौन सा समास है? ऑप्शन अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या फिर बहुव्रीहि समास। तो राइट आंसर क्या होगा? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पहला पद अव्यय होता है या फिर कोई उपसर्ग होता है। तो इसमें क्या है? यहाँ पे स उपसर्ग है, तो इसमें कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग का अर्थ बुरा नहीं है? तो ऑप्शन है अपमान, अपनाना, अपशब्द या अपयश। तो यहाँ पे अपमान में भी अप उपसर्ग है वो लगा हुआ है, लेकिन इसका अर्थ यहाँ पे क्या है? बुरा। ठीक है। इसके बाद अपशब्द यानी इसमें भी अप का अर्थ क्या है? बुरा। और अपयश है, इसमें भी अप का अर्थ है बुरा, लेकिन अपनाना में यहाँ पे है वो उपसर्ग में अप का अर्थ है वो बुरा नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? अपनाना। नेक्स्ट है अध लिखित से बना शब्द है। ऑप्शन अधलिखित, अद्योलिखित, अधोलिखित या अध्यालिखित। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी अधोलिखित। इसमें विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि में आपको अभी संधि का जो पार्ट चल रहा है उसमें स्वर संधि हो गई है, उसके बाद व्यंजन संधि और विसर्ग संधि करवाऊंगा, तो इसमें इसके सभी नियम है वो अच्छी तरह से समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन उपसर्ग से बना शब्द है। अनुभव, अनभिज्ञ, अपूर्ण या आनंद। तो ऑप्शन अन उपसर्ग किस में है? अनभिज्ञ। ठीक है। नेक्स्ट है अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अ, अध, अन या फिर अधि। तो दोस्तों अध्यक्ष में है अधि उपसर्ग। इसमें संधि है अधि प्लस एक्स। तो कौन सी संधि? यण संधि। ई के बाद अगर असमान स्वर आए तो ई का क्या हो जाता है? ये हो जाता है। तो अधि प्लस अक्ष, तो अध्यक्ष। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। कौन सा उपसर्ग है? अधि। नेक्स्ट है मिलावट शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? वट, लावट, मी या आवट। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? आवट प्रत्यय। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? ऑप्शन
भुलावा, लावा, चढ़ावा या दिखावा। तो दोस्तों बुलावा में आवा प्रत्यय है, बोलना प्लस आवा। इसी प्रकार चढ़ावा में भी आवा प्रत्यय है, दिखावा में भी आवा प्रत्यय है, लेकिन लावा में आवा प्रत्यय नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है नाग का पर्यायवाची शब्द है सिंह, खग, दर्प या व्याल। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, व्याल। नाग का पर्यायवाची है व्याल। नेक्स्ट है छंद का पर्यायवाची शब्द है आवरण, पद्य, बंधन या आचरण। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पद्य। नेक्स्ट है गणेश का सही पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन गजानन, गणपति, मूषक वाहन या मतंग। तो गजानन भी इसका पर्यायवाची है, गणपति भी गणेश का पर्यायवाची है और मूषक वाहन भी गणेश का पर्यायवाची है। तो सही आंसर क्या होगा? मतंग। तो यह गणेश का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है अर्पण का विलोम शब्द है ग्रहण, लेना, पाना या स्वीकृत। तो दोस्तों अर्पण का अर्थ होता है किसी को प्रदान करना या किसी को अर्पित करना। तो इसका जो विलोम शब्द क्या होगा? अर्पण का ग्रहण। नेक्स्ट है कृष का विलोम शब्द है सूक्ष्म, अनंग, पुष्ट या स्वस्थ। तो कृष का जो अर्थ होता है वो होता है दुबला पतला। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? पुष्ट। तो ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भोगी का विलोम शब्द है सन्यासी, साधु, योगी या त्यागी। तो भोगी का विलोम शब्द क्या है? आंसर सी, योगी। नेक्स्ट है अज दशरथ के पिता का नाम है। अज है वो दशरथ के पिता को कहते हैं। इसके अलावा अज का अर्थ क्या है? आज, ब्राह्मण, ब्रह्म या फिर शिव। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी, ब्राह्मण, ब्रह्मा। ठीक है। नेक्स्ट है कनक का अर्थ है सोना। कनक का दूसरा अर्थ है क्या है? चांदी, तांबा, गेहूं या चना। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कनक यानी गेहूं। कनक सोना भी होता है और कनक गेहूं भी होता है। नेक्स्ट है जलज कमल। जलज का अन्य अर्थ बादल, शंख, तारा या वर्षा। तो दोस्तों जय का मतलब होता है जन्म लेना या उत्पन्न होना। तो जलज यानी जल में उत्पन्न होने वाला। तो कमल है। इसके अलावा शंख है, वो भी जल में पैदा होते हैं। तो इसका अर्थ क्या होगा? शंख। नेक्स्ट है अविराम लगातार। तो अविराम का अर्थ है क्या होगा? तेज, सुंदर, नया, राम या फिर खराब। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अभिराम,
सुंदर। दोस्तों यह क्वेश्चन है वो काफ़ी बार है वो एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप इसको अच्छे से याद रखें और आगे इनके पूछे जाने की भी पूरी संभावना है। नेक्स्ट है ऋतु, मौसम है तो ऋत का अर्थ क्या होगा, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। सत्य, झूठ, वरदान या ऋण, तो राइट आंसर क्या होगा, ऋत सत्य। दारू, शराब, तो दारू का अर्थ क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे दारू और दारू देखने में समान लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, रू, ये बड़ा रू है, इसमें ऊ की मात्रा बड़ी है, जबकि यहाँ पे ऊ की मात्रा है वो छोटी है, तो इसमें इतना अंतर है। तो दूसरी दारू का अर्थ क्या होगा, विष, अमृत, पानी या फिर लकड़ी, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, लकड़ी। नेक्स्ट है परीक्षा, इम्तिहान, तो परीक्षा का अर्थ क्या होगा, ऑप्शन परख, कीचड़, गुलदस्ता या फिर नतीजा, तो राइट आंसर क्या होगा, परीक्षा जिसमें री छोटी है उसका अर्थ क्या होगा, ऑप्शन बी, कीचड़। नेक्स्ट है सीमा, दौड़ती है, तो यहां दौड़ती है वो कैसी क्रिया है, द्विकर्मक, सहकर्मक, अकर्मक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सीमा दौड़ती है, यहाँ पे दौड़ती क्या है, एक अकर्मक क्रिया है, इसमें क्या है, कर्म नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं, वाक्य में क्रिया के किस रूप का प्रयोग हुआ है, द्विकर्मक, पूर्वकालिक, अकर्मक या फिर नामबोधक क्रिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, शिक्षक क्या है, कर्ता, विद्यार्थी है कर्म और दूसरा है हिंदी, तो ये भी कर्म है। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया है, क्रिया किस रूप का प्रयोग हुआ है, द्विकर्मक, यानी इसमें दो कर्म है, एक तो विद्यार्थी किसको, विद्यार्थी को, और क्या, हिंदी, तो यहाँ पे कर्म कितने हैं, दो, तो कौन सी क्रिया होगी, द्विकर्मक। नेक्स्ट है किस वाक्य में क्रिया वर्तमान में है, उसने फल खा लिए थे, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं, अचानक बिजली कौंध उठी, कल वे आने वाले थे, तो इसमें वर्तमान काल में कौन सी क्रिया है, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं। नेक्स्ट प्रश्न है चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है, अकर्मक, सहकर्मक, भूतकालिक या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो यहाँ पे इसमें क्या है, वाक्य में कर्म नहीं है, यानी किसको का इसमें कोई अर्थ नहीं आ रहा है, और क्या उड़ रही है तो इसका भी कोई अर्थ नहीं आ रहा है, तो इसमें कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया, ठीक है, जिसमें क्रिया के का जो प्रभाव है वो सीधा कर्ता के ऊपर पड़े, कर्ता के हिसाब से जिसमें क्रिया का प्रयोग किया जाए तो उसमें वहां पे कौन सी होती है, अकर्मक क्रिया होती है। नेक्स्ट है औद्योगिक क्रांति ने यूरोप के स्वरूप को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया, रेखांकित शब्द का सही रूप क्या होगा, तो यहाँ पे पूछा है औद्योगिक,
इसमें क्या है, त्रुटि है। तो इसका सही कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए औद्योगिक होगा या ये सही है, या औद्योगिक होगा या औद्योगिक ही होगा। यहाँ पे मैंने एक जैसा ही लिख दिया, ये दो ऑप्शन, इसमें ध आएगा। तो देखिए उद्योग प्लस अगर इक प्रत्यय लगता है अंत में तो ऊ का औ हो जाता है। तो यहाँ पे सही रूप क्या होगा इसका, औद्योगिक, ऑप्शन नंबर सी। तो राइट आंसर क्या होगा, औद्योगिक। युवावस्था के निरुद्देश्य भटकाव ने युवक को पतन के कगार पर ला खड़ा किया। रेखांकित शब्द का सही रूप क्या होगा, तो निरुद्देश्य का क्या होगा, निरुद्देश्य, निरुद्देश्य, निरुद्देश्य या निरुद्देश्य। तो देखिए सही रूप क्या होगा इसमें, ऑप्शन सी, निरुद्देश्य। यहाँ पे रू क्या है, छोटा है, ठीक है। रू में ऊ की मात्रा छोटी है, क्योंकि क्या होता है, निर प्लस उद्देश्य होता है। तो उद्देश्य में जो मात्रा आती है वो छोटी आती है ऊ की, ठीक है। नेक्स्ट है, संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है। तो वही जो अंडरलाइन शब्द है उसका सही रूप बताना है। संश्लिष्ट, तो आप ये ऑप्शन देख रहे हैं चारों, सही रूप कौन सा होगा, ऑप्शन बी। स यहाँ पे कौन सा आएगा, छ षटकोण वाला, और यहाँ पे स शलगम वाला। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, संश्लिष्ट। बहुत समय तक स्थिर रहने वाला, तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा, स्थिर, चिरस्थायी, दीर्घायु या दीर्घकालीन। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, चिरस्थायी। नेक्स्ट है, जिसका जन्म अंतिम वर्ण में हुआ हो। दनुज, अग्रज, अंत्यज या अनुज। जय का यहाँ पे अर्थ है जन्म लेना। तो अंतिम वर्ण में जिसका जन्म हुआ वह क्या होगा, अंत्यज। व्याकरण का विद्वान के लिए एक शब्द क्या होगा, व्याकरण का विद्वान है उसे क्या कहते हैं, वैयाकरणी, व्याकरणी, व्याकर्ता या वैयाकरण। यह क्वेश्चन है वो काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, वैयाकरण। नेक्स्ट है, जो पहले कभी न हुआ हो। अद्भुत, अद्वितीय, असंभव या अभूत पूर्व। तो राइट आंसर क्या होगा, अभूत पूर्व। हवा हो जाना मुहावरे का अर्थ है अभिमान करना, शीघ्रता से गायब हो जाना या बहुत तेज भागना या घबरा जाना। तो राइट आंसर क्या होगा, शीघ्रता से गायब हो जाना, हवा हो जाना। नेक्स्ट है, अंक भरना मुहावरे का अर्थ है अक्षर लिखना, बहुत स्नेह से मिलना, मदद करने से मना कर देना या फिर शत्रुता रखना। तो राइट आंसर क्या होगा, बहुत स्नेह से मिलना। आंख का अंधा, नाम नयन सुख। तो लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, दिखाई न देना, मूर्ख किंतु संपन्न, गुणों के विपरीत नाम या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, गुणों के विपरीत नाम। आंख से तो अंधा है और नाम है नयन सुख, मतलब गुणों के बिल्कुल विपरीत नाम है।
अबाइड बाय का जो हिंदी अर्थ है वो क्या होगा? संस्थान, ज्ञानी, समाज, पाबंद करना या पास से निकलना। तो राइट आंसर क्या होगा? पाबंद करना। अवॉइड बाय, पाबंद करना। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स या इनके हिंदी अर्थ या अंग्रेजी अर्थ, इससे पर बेस्ट है वो, लगभग इसमें 10 से 15 क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक्सीड का अर्थ पहुंच, नकारना, घटना या मान लेना। तो एक्सीड का अर्थ क्या होगा? मान लेना। एडजर्न अर्थ स्थगित करना, सुचारू रूप से स्थगन प्रस्ताव या समायोजन। यह काफी बार एग्जाम में पूछा गया है एडजर्न। तो एडजर्न का अर्थ क्या होगा? स्थगित करना। आदर शब्द से विशेषण बनेगा। आदरकारी, आदरपूर्वक, आदरणीय या इनमें से कोई नहीं। तो आदर शब्द से जो विशेषण बनेगा वो क्या होगा? आदरणीय। ठीक है। नेक्स्ट है भौतिक का विलोम शब्द है पाश्चात्य, दैविक, दैहिक या आध्यात्मिक। तो भौतिक का जो विलोम शब्द है वह है आध्यात्मिक। राहुल खेल रहा है में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य। वाच्य है वो आपको मैं करवाऊंगा वीडियो, स्पेशल वीडियो बनाकर। तो इसके वाच्य से जो रिलेटेड है वो एग्जाम में 2 से 3 या 4 क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो इसमें कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य। भारत एक बड़ा देश है का अंग्रेजी में रूपांतरण क्या होगा? इंडिया इज ए बिग कंट्री, इंडिया आर ए बिग कंट्री, इंडिया हैव ए बिग कंट्री या इंडिया हैज ए बिग कंट्री। तो राइट आंसर क्या होगा? इंडिया इज ए बिग कंट्री। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई टेक एक्सरसाइज डेली का हिंदी रूपांतरण, तो मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूं। When he will come कैन नॉट बी शेड का हिंदी रूपांतरण क्या होगा? तो यह कह नहीं सकते कि वह कहाँ आएगा, गलत है। वह कब आएगा यह कहा नहीं जा सकता। यह कह सकते हैं कि वह कब आएगा, गलत है। वह कब आएगा यह कह सकते हैं, यह भी गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा? वह कब आएगा यह कहा नहीं जा सकता। अपने से ऊपर वाले अधिकारी को छुट्टी के लिए लिखे गए प्रार्थना पत्र में अपने हस्ताक्षर के ऊपर क्या लिखना चाहिए? शुभेच्छु, आपका आज्ञाकारी, आपका या फिर विनीत। तो अपने से ऊपर वाले अधिकारी को छुट्टी के लिए लिखे गए प्रार्थना पत्र में अपने हस्ताक्षर के ऊपर क्या लिखना चाहिए? ऑप्शन डी, विनीत। तो पत्र लेखन का जो टॉपिक है वो भी मैं आपको अच्छे तरीके से करवाऊंगा, जिसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के पत्र लिखना शामिल है। तो दोस्तों ये थे आज के वीडियो में कुछ जो हिंदी के सामान्य हिंदी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कनिष्ठ सहायक वैकेंसी की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आगे भी इसी तरह की वीडियो हम लगातार लेके आते रहेंगे, जिससे आपको कनिष्ठ सहायक की तैयारी करने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा जो ग्राम सेवक है, पटवारी है, व अन्य भी एग्जाम है जिनमें हिंदी से रिलेटेड है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनकी दृष्टि से भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो
प्लीज़ इसे लाइक करना न भूलें तथा अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।